शुरुआत में एक छोटे से रेस्टोरेंट में सिडनी और जोसेफ को दिखाया जाता है। ये दोनों आपस में भाई बहन होते हैं और हाल ही में इन दोनों ने एक बहुत बड़ी चोरी को अंजाम दिया है। इन दोनों ने $7 मिलियन की चोरी की होती है जो कि जोसेफ के पास होते हैं। ये दोनों आगे की प्लानिंग्स को डिस्कस करते हैं। सिडनी को अपना कर्जा उतारने के लिए और अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए क्योंकि अब वो अपनी बेटी के साथ सुकून से रहना चाहती है। लेकिन सबसे पहले इन दोनों को एक ऐसी जगह पे छुपना होगा जहाँ पे इन्हें कोई भी नहीं ढूंढ सकता। लेकिन जोसेफ कहता है कि मैं ऐसी एक जगह को जानता हूँ और तभी बाहर से इन्हें पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है। ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और रास्ते में ये लोग कपड़े चेंज करते हैं और अपने पुराने कपड़ों को दलदल में फेंक देते हैं। जोसेफ कहता है कि उसके एक फ्रेंड ने उसे अपने कंट्री हाउस का पता बता दिया है और इस जगह के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। ये लोग एक खेत के पास पहुँच जाते हैं और तभी इनको पीछे से 2 गन शॉट्स की आवाज सुनाई देती है। ये लोग जल्दी से इस कॉर्न फील्ड को क्रॉस करने लगते हैं। ये लोग एक घर के पास पहुंच जाते हैं लेकिन घर के बाहर एक कार में 3 बंदे दिखाई देते हैं। सिडनी इनको यहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन ये लोग सिडनी से नहीं डरते और तभी दूसरी तरफ से जोसेफ भी बाहर निकलता है और जोसेफ के देखते ही ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जल्दी से ये लोग इस घर में चले जाते हैं। ये घर पूरी तरह से खाली होता है। जोसेफ को यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्लॉक दिखती है और उसके बाद ये दोनों पूरे घर को देखने लगते हैं। इस घर का पूरा सामान बिखरा हुआ होता है और इसी समय पे इन दोनों को दोबारा से पुलिस सायरन सुनाई देती है। सिडनी भागने के लिए कहती है लेकिन जोसेफ एक दरवाजे की तरफ दिखाता है और कहता है कि मैं इसी दरवाजे को ढूंढ रहा था। जोसेफ दौड़ के नीचे वाले फ्लोर पे जाता है और उस बड़ी सी क्लॉक को एक खास तरीके से घुमाने लगता है और सिडनी भी दूसरी घड़ी के साथ ऐसा ही करती है। इसके बाद ये दोनों ऊपर जाते हैं और उस पेंट्री में घुस जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। बाहर से मौसम भी खराब हो रहा होता है और तभी जोसेफ एक डायरी निकालता है और अपनी बहन से इस रूम में पड़े टेलीफोन पे एक नंबर मिलाने को कहता है और बाहर से इसी घर में पुलिस इन दोनों को ढूंढ रही होती है। सिडनी नंबर मिला लेती है और इस डायरी में से कुछ वर्ड्स पढ़ती है और फोन रख देती है। कुछ टाइम के बाद जोसेफ इस दरवाजे को खोल देता है और ये लोग बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे कोई भी आसपास नहीं होता। ये घर बिल्कुल साफ होता है और रहने के लिए एक परफेक्ट कंडीशन में होता है। सब कुछ अपनी जगह पे होता है और वो घड़ियां दोबारा से रुक गई होती है। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जोसेफ दोबारा से लिविंग रूम की घड़ियों को एक खास तरीके से घुमाने लगता है। सिडनी को यकीन नहीं हो रहा होता है कि हम लोग सेफ है तो जोसेफ इसे याद दिलाता है कि हमें यहाँ पर कम से कम 14 दिन के लिए रहना होगा जो कि किसी हिसाब से मुश्किल नहीं लगता। फ्रिज खाने से भरा हुआ होता है और यही डेस्क पे कुछ मूवी डिस्क्स भी होती हैं जिससे ये दोनों आराम से यहाँ पर कुछ वक्त गुजार सकते हैं। पहले दिन ये दोनों आराम करते हैं और जोसेफ आसपास के खेतों में घूमने लगता है और सिडनी रिफ्रेश होती है और कुछ पुराने साफ कपड़े पहन लेती है। दूसरे दिन ये लोग डिनर बनाते हैं और बाहर बैठकर गप्पे मारने लगते हैं। दिन के दौरान ये लोग पैसों का हिसाब करते रहते हैं कि कहां पर और किस चीज में पैसे खर्च होने वाले हैं। सिडनी को अपनी बेटी की बहुत याद आती है लेकिन जल्द ही ये लोग दोबारा से एक साथ रहने वाले होते हैं और सिडनी अपनी बेटी को सारी खुशियां और सारी जरूरतें पूरी करना चाहती है। इसके बाद ये लोग अपनी शूटिंग प्रैक्टिसेस करते हैं और ये दोनों इस चीज में बहुत माहिर होते हैं और इसी के साथ 13 दिन गुजर जाते हैं। एक शाम सिडनी अपने भाई को इस घर में रखे हुए कुछ खास चीजों की वैल्यू बताने लगती है। एग्जाम्पल के लिए ये बुल हुक ये सस्ता नहीं होता लेकिन आजकल के लोगों को इसको इस्तेमाल करने के बारे में कुछ नहीं पता। तभी सिडनी अपनी बातों को भाई बहन के रिलेशन की तरफ लेके जाती है। जोसेफ कहता है कि मैं तुम्हें वो सब नहीं दे सका जो मुझे देना चाहिए था और इसी वजह से मुझे ये सब सफर करना पड़ रहा है। और सिडनी कहती है कि उसकी लाइफ भी कुछ खास बर्बाद नहीं हुई है क्योंकि उसके पास एक बेटी भी होती है और उसके बावजूद भी उसका भाई उसका साथ देने के लिए हमेशा उसका साथ रहेगा। तो सिडनी अपने भाई को उस फ्रेंड के बारे में बताने को कहती है जिसने इस घर का पता दिया होता है। लेकिन जोसेफ उस लड़की के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करता, ना ही ये पता होता है कि ये घर किस तरह से चलता है। जोसेफ बस इतना कहता है कि उसने जाते हुए मुझे सिर्फ अपनी नोटबुक दे के गई थी और तभी सिडनी को अपने माता पिता की याद आती है। सिडनी को अपनी माँ की याद आती है और जोसेफ अपने फादर को मिस करने लगता है। इन दोनों को याद आता है कि कैसे उनकी मदर पियानो को बजाती थी लेकिन सिडनी को उस गाने के बारे में स्ट्रॉन्ग मेमोरीज होती हैं जो सिडनी ने इस स्टीरियो सिस्टम डिस्क में सुनी होती है। सिडनी को उस गाने का टाइटल याद नहीं होता। वो उस गाने को गुनगुनाने लगती है और अपने भाई को उसकी बेटी से मिलवाने को कहती है और आखिर वो दिन आ जाता है जब ये लोग अपने घरों में वापस जा सकते हैं। ये लोग सभी चीजों को अपनी अपनी जगह पर सेट कर देते हैं। जोसेफ कूड़े
कूड़े को जलाकर उस पेंट्री डोर की तरफ जब जाने लगता है तो वो दरवाजा बंद होता है और इस दरवाजे पे लिखा होता है गो टू द मिल। सिडनी रोने लगती है और उस मिल की तरफ जाने लगती है। इसका ब्रदर इसे रोक लेता है और इसे शांत करता है। ये इस मिल को देखने लगते हैं और यहाँ की बेसमेंट वाली चर्च में पहुंच जाते हैं और तभी यहाँ पर इनको एक डेड और डीकम्पोज बॉडी मिलती है। एक बोर्ड पे एक वार्निंग लिखी होती है कि तुम एक टाइम लूप में फंसे हुए हो और इसी के साथ एक इनविटेशन भी लिखा होता है और इसमें ज्वाइन करने के लिए साइन करने को कहा गया होता है। सिडनी इस चीज को करने से मना कर देती है और यहाँ से भागने लगती है। वो इस घर से दूर जाना चाहती है लेकिन कुछ ही दूर भागने के बाद सिडनी बीमार होने लगती है और सिडनी को खून की उल्टियां आने लगती हैं और सिडनी को पता चलता है कि इस घर के इर्द गिर्द जो पैरामीटर है सिडनी उस पैरामीटर को क्रॉस नहीं कर सकती। इसका भाई उसे वापस लेके जाता है और कुछ टाइम बाद सिडनी को होश आने लगता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। सिडनी रोने लगती है और अपनी बेटी को याद करने लगती है। जोसेफ कहता है कि उस मिल में जो बॉडी है वो उसी शख्स की है जिसने मुझे इस घर में आने के लिए कहा था। सिडनी को इस बात का पता दीवार पे लगी हुई क्लॉक से चल जाता है। इन दोनों को लगता है कि कोई ना कोई हमें यहाँ पे देख लेगा, लेकिन इन दोनों ने अपने पीछे सारे सबूतों को साफ कर दिया होता है जिससे ये पक्का हो गया है कि इन दोनों को यहाँ पे ढूंढने के लिए कोई नहीं आएगा। जोसेफ के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है और वो इस इनविटेशन को साइन कर लेता है और इसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी सेफ आ जाती है। वो अपनी नोटबुक उठा के इस सेफ में कुछ नंबर डायल करता है और इस सेफ को खोल लेता है। इस सेफ के अंदर एक टेप रिकॉर्डर होता है और ये लिखा होता है यू मस्ट से समथिंग। अब जोसेफ बिल्कुल वैसा ही करता है और इस टेप रिकॉर्डर को प्ले करता है। इस टेप रिकॉर्डर से एक स्ट्रेंजर की आवाज आती है जो कहता है तुम लोगों को फार्म पे नहीं होना चाहिए था। ये स्ट्रेंजर इनके पैसों के बारे में जानता है और सिडनी इसे यहाँ से जाने के लिए कुछ पैसे भी ऑफर करती है, लेकिन रिकॉर्डर से कोई भी आवाज नहीं आती। जोसेफ को लगता है हम फ्यूचर में किसी से बात कर रहे हैं। सिडनी अपने भाई के स्टेप्स रिपीट करती है, वो सेफ को ओपन करती है और फिर दोबारा से बंद कर देती है, जिसमें वो स्ट्रेंजर कहता है कि अपने पीछे सारे सबूत को मिटा दो ताकि इस जगह को और यहाँ के पावर्स को एक डेलिकेट बैलेंस में रखा जाए। जोसेफ को लगता है कि ये स्ट्रेंजर हमसे कुछ तो चाहता है, नहीं तो इन लोगों ने इनको कब का मार दिया होता। लेकिन स्ट्रेंजर कहता है कि तुम लोगों का बस इतना काम है इस मकान में शांति से रहे और फ्यूचर में तुम्हारे पास एक अननोन शख्स आएगा जिसे तुम लोगों को मारना है और फिर हम तुम लोगों को अपने वक्त में जाने के लिए मदद कर देंगे। सिडनी गुस्सा होकर वापस अपने घर में जाती है और सारी चीजों को चेक करने लगती है और इन दिनों जो भी खाना इन्होंने खाया होता है वो सब कुछ रिफिल कर दिया गया होता है। मतलब फ्रिज हर रोज खाने से भरा होता है और सारी चीजें अपनी अपनी जगह पर सेटल होती हैं। सिडनी प्लान करती है कि वो ऐसे रहेगी जिससे इसकी नजर हर टाइम बनी रहे ताकि अगर फ्यूचर में कोई स्ट्रेंजर आ भी जाए तो हम उसको मिस ना करें। सिडनी को मालूम है कि हम यहाँ पे फंस चुके हैं और यहाँ से निकलने का कोई भी चांस नहीं है, लेकिन अगर वो स्ट्रेंजर फ्यूचर में इनके पास आता है तो सिडनी उस मौके को गवाना नहीं चाहती। जोसेफ कहता है कि हमें शिफ्ट वाइज काम करना होगा और चौकन्ने होकर घर के चारों तरफ से नजर रखनी होगी। और जबकि सिडनी अपने सारे वेपन्स को खास जगहों पर छुपा देती है और जोसेफ घर की निगरानी करने में लग जाता है, जबकि सिडनी घर में ही रहती है और अंदर की चीजों को एक्सप्लोर करती है, मतलब इस घर की चीजों को ध्यान से देखने लगती है। इसके बाद ये शिफ्ट चेंज करते हैं और अब सिडनी देख रेख में लगी हुई है और इसी तरह से 1 साल निकल जाता है और इन बहन भाइयों के पास हर कोई चीज मुयस्सर है। फ्रिज खाली होने पर उसमें दोबारा से खाना भर जाता है और यहाँ पर हर फैसिलिटी है जिससे ये अपने आप को साफ सुथरा रख सकते हैं। सिडनी इस घर में हर डॉक्यूमेंट, हर फोटो और हर फाइल को ध्यान से देखने लगती है। वो टीवी पे रिकॉर्डिंग सुनती और बुल हुक के साथ प्रैक्टिस भी करती रहती है और शाम के टाइम पे वो कैंप फायर लगा लेते हैं। एक दिन सिडनी अपने भाई को कहती है कि उसे एक फोटोग्राफ्स का बॉक्स उस मिल पे मिला है, जिससे इसको ये पता चलता है कि उस बॉक्स में जो भी इमेज हैं वो इस घर के ओनर की नहीं है। इन डॉक्यूमेंट्स में 1955 के कोरियन वॉर की घटना तक बताया गया है और इसके बाद इस घर के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है कि कोरियन वॉर के बाद इस जगह पे कोई रहा है। इन पिक्चर्स में एक नेवल ऑफिसर के बारे में बताया गया होता है और सीढ़ियों से गिरने की वजह से यहाँ पे उसकी मौत हुई थी और यही वो लोग थे जिन्होंने इस घर में इन सारी अप्लायंसेस को इंस्टॉल कर दिया था और किसी रीजन के तहत उन लोगों ने इस जगह को इस्तेमाल किया था और जब हम लोग आए तो हम यहाँ पर स्टक हो गए। लेकिन इस बात से इनके कोई भी सवाल का जवाब नहीं मिलता। जोसेफ इरिटेट होकर कहता है कि ये सब मेरा फॉल्ट है। वो अपने पेरेंट्स के ऊपर भी ब्लेम करता है और उसे लगता है कि जो लोग जिम्मेदार है उन्हें इनकी कोई भी कदर या फिक्र
कर नहीं है और हम लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी बिना पूछे नहीं आने वाला है और हम कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाले और हम धीरे धीरे यहाँ पर मरने वाले हैं। और इस बात से दोनों भाई बहन में झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि जोसेफ को लगता है कि सिडनी उस पर यकीन नहीं करती और वो इसे यहाँ पर छोड़ने के लिए तैयार भी होती है। लेकिन जल्द ही ये लोग शांत हो जाते हैं और एक दूसरे से माफी मांगते हैं। ये लोग नीचे बैठकर टीवी देखने लगते हैं और जोसेफ और सिडनी के हाथ पे एक जैसा टैटू बना हुआ होता है और इस बात से जोसेफ को ये एहसास होता है कि हम फैमिली है। इसी तरह से इंतजार करते रहते हैं। जोसेफ दोबारा से उस स्ट्रेंजर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उस टेप रिकॉर्डर से कोई भी आवाज नहीं आती। वो उनसे गुजारिश करता है कि हमें कोई साइन दिखा दो क्योंकि अब हम यहाँ पर थक चुके हैं, लेकिन टेप रिकॉर्डर से कोई भी आवाज नहीं आती। और एक दिन एक अनजान आदमी इस घर के करीब आता है। वो सिडनी को दूरबीन के मदद से देख लेता है और घर की तरफ बढ़ने लगता है और सिडनी को शूट करने ही वाला होता है, लेकिन जोसेफ इसको देख लेता है और अपनी बहन को आगाह कर लेता है। सिडनी गोली से बच जाती है और फिर ये स्ट्रेंजर जोसेफ पे भी फायर करने लगता है, लेकिन जोसेफ भी घर के अंदर आ जाता है और छुप जाता है। ये इस विजिटर को मारने लगते हैं लेकिन ये इसे ढूंढ नहीं पाते। जोसेफ घर के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है ताकि वो अपनी हथियार रखी हुई जगह पर पहुंच जाए। ये स्ट्रेंजर इस पे फायर करता है लेकिन जोसेफ घर में वापस आ जाता है और तभी ये स्ट्रेंजर जोसेफ के पीछे से खड़ा होता है। इसके बाद सिडनी को इस खेत से एक टेप रिकॉर्डर की आवाज आती है और इसमें वही गाना चल रहा होता है जो उसकी माँ सुना करती थी। जोसेफ इसी स्ट्रेंजर के पास लेटा होता है और इन दोनों के बीच में झड़प हो जाती है जिस वजह से सिडनी जख्मी हो जाती है। वो अपने जख्मों पर बैंडेज लगाती है और उसकी नजर उस क्लोजेट पे पड़ती है जो कि दोबारा से बंद हो गया होता है। गुस्से में वो उस दरवाजे को खोलने लगती है लेकिन तभी इस दरवाजे पे एक वार्निंग दिखाई देती है और तभी इस रूम में एक सेफ आ जाती है। दूसरी तरफ जोसेफ को होश आता है और उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। सिडनी इस सेफ को दोबारा से खोल लेती है और अपने भाई को लेकर यहाँ से जाने के बारे में कहती है, लेकिन स्ट्रेंजर इन्हें वार्निंग देता है कि अगर इन लोगों ने इस दरवाजे को खोल दिया तो ये दोनों मर जाएंगे। और तभी जोसेफ अपने पिस्टल की तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन वो स्ट्रेंजर उसे देख लेता है और हमला कर देता है। यहाँ से सिडनी को वो स्ट्रेंजर कहता है कि वो मास्क मैन किसी भी तरह से यहाँ से भागना नहीं चाहिए। सिडनी इसे अपने मदर के म्यूजिक के बारे में बताती है जो कि उस आदमी ने उस फील्ड में उस टेप रिकॉर्डर पे चलाया था, लेकिन वहाँ से आवाज आती है कि ये तुम्हारी माँ नहीं है। दूसरी तरफ से वो इंट्रूडर जोसेफ से बात करता है और उसे लिख के देता है कि तुम स्ट्रेंजर से कांटेक्ट करो और उन्हें कहो कि हमने उस विजिटर को मार दिया है। सिडनी को बताया जाता है कि हमें उस इंट्रूडर के बारे में बता दो कि क्या तुमने उसे मार दिया है या नहीं। उसके बाद हम तुम्हें बताएंगे कि फील्ड में जो म्यूजिक उस टेप रिकॉर्डर पे चल रहा था वो तुम्हारी माँ है या नहीं। और इसके बाद कनेक्शन टूट जाता है। दूसरी तरफ चर्च में जोसेफ उस टेप रिकॉर्डर पे बात करता है कि हमने उस इंट्रूडर को मार दिया है और उसकी बॉडी बाहर पड़ी हुई है और मैं बुरी तरह से जख्मी हो गया हूँ और अगर ये इंट्रूडर किसी तरह से सिडनी से कांटेक्ट कर सके तो ये दोनों उस इंट्रूडर की बॉडी को दिखा सकेंगे। सिडनी को ये बात पता चल जाती है और वो अपने भाई को बचाने के लिए निकल जाती है। अब दूसरी तरफ जोसेफ उस स्ट्रेंजर से कम्युनिकेट कर रहा होता है और वो इंट्रूडर उसे लिख के बता रहा होता है कि क्या कहो। ये जोसेफ को बताता है कि मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसने मेरी फैमिली को मारा था। और तभी सिडनी बाहर से आती है और ये इंट्रूडर आवाज सुन के बाहर चला जाता है और इनके बीच में फायरिंग एक्सचेंज होती है, लेकिन इस बार ये इंट्रूडर भाग जाता है। जोसेफ अपने आप को फ्री करता है जबकि सिडनी उस इंट्रूडर के पीछे पीछे जाती है। ये घर में चले जाते हैं और इनके बीच में लड़ाई होती है और सिडनी इसे जख्मी कर देती है। सिडनी इसका फेस देखना चाहती है और वो किसी तरह से इसके चेहरे से ये मास्क हटा लेती है और इस फेस को देखने के बाद सिडनी देखती है कि ये मेरी बेटी है जो कि अब बड़ी हो चुकी है। अब सिडनी इस बारे में सोच ही रही होती है, तभी वहाँ से जोसेफ आता है और वो इस इंट्रूडर पे गोली चलाता है, लेकिन सिडनी इस इंट्रूडर को बचा लेती है जो कि इसकी बेटी होती है और गोली सिडनी को जाके लगती है। अब जोसेफ अपनी बहन का सोग मना रहा होता है तो वो इंट्रूडर वो दरवाजा खोल के वहाँ से भाग जाता है और अब जोसेफ यहाँ पे अकेला है और वो टेप रिकॉर्डर से उस स्ट्रेंजर से कांटेक्ट करता है और कहता है कि स्ट्रेंजर यहाँ से भाग गया है। ये सिडनी को दफना लेता है और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए मिल पे वेट करता है। जोसेफ को एक अननोन लोकेशन पे ट्रांसफर किया जाता है जहाँ पर वो उस स्ट्रेंजर से मिलता है और उसके साथ एक औरत भी होती है। ये लोग इसे उस विजिटर के बारे में पूछते हैं, लेकिन जोसेफ उस बारे में कुछ नहीं जानता। ये कहते हैं कि तुम दोनों फेल हो चुके हो और अब तुम दोनों को मिटा दिया जाएगा। तो जोसेफ इनसे माफी मांगता है और कहता है कि हमें यहाँ से जाने दो। जोसेफ लास्ट चांस के लिए बहुत गुजारिश करता है और इस बात पे ये स्ट्रेंजर्स मान जाते हैं और फिर इसे दोबारा से वापस भेज देते हैं। अब ये लोग पहले दिन में वापस आ जाते हैं और कैफे पे वो सिडनी से कहता है कि
मैंने इस साइकिल को बहुत बार करा है और मैं तुम्हारी उस एक्सीडेंटल डेथ को नहीं रोक सकता हूँ। और ये इससे कहता है कि तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम मुझे अभी मार दो, पैसे उठाओ और अपनी बेटी के पास वापस चले जाओ, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। सिडनी अपने भाई को गोली मार देती है और यहाँ से भाग जाती है। ये फिल्म बहुत ही अब्सर्ड और स्ट्रेंज है, क्योंकि देखने वाले को इस कहानी का कोई भी मतलब समझ नहीं आता। ये कहानी एक पैराडॉक्स की तरह बनाई गई है जिसका अंत कभी सामने नहीं आता। कौन इसके पीछे हो सकता है और इन लोगों को इससे क्या मतलब और इन लोगों को इससे क्या मिलने वाला होता है, और वो स्ट्रेंजर कोई और क्यों नहीं बल्कि सिडनी की बेटी होती है। इन सारी बातों का इस फिल्म में कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी।